हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के वीपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम्स के पेपर का, जिसमें हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट जो यूथ बुक के द्वारा निकाला गया है उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसमें जीके के पोर्शन हो चुके हैं। इसमें टोटल 15 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, इसमें से 7 सॉल्व पेपर हैं और 8 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो टोटल 15 पेपर दिए गए हैं। इसमें जो है अगर देखा जाएगा तो जीके के सारे 15 हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट पेज पर जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यानी कि सॉल्व पेपर इसमें देखा जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये हो चुका है। आज का ये वीडियो होगा चौथा सॉल्व पेपर, जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें हिंदी का पोर्शन हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, देखिए सेकंड शिफ्ट है 22 दिसंबर 2018 का और हिंदी का सबसे पहले इसमें देखेंगे। तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो ये लिखा जाता है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, क्योंकि मच्छरों के प्रकोप से क्या होता है कि बीमारी फैलती है। तो ये स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्वर। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और ये सभी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर की संख्या कितना है हिंदी में? 11 है। ठीक है, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया, ये आदि का उच्चारण जो है किससे होता है? तो ये जो है तालब के वर्ग के वर्ण हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ताल के स्पर्श से बोले जाते हैं तो तालब वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इतने सारे वर्ण, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है व्यंजन। ठीक है, एक से अधिक वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे का, इसमें का और आ ये दो शब्द मिलकर जो है बना है का पूरा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना। इनमें से पुस्तकालय, सदगत, दिग्दर्शन, उज्ज्वल, इसमें से स्वर संधि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय क्या है? स्वर संधि है। और ये किस स्वर संधि के अंतर्गत आता है? तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, जैसे कि पुस्तकालय, गिरीश, भानुदय, पितृण, ये सब क्या है? ये सब दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। अब इसमें जो ये रेखांकित है गगनचुंबी, इसका समास बताना है। तो ये जो है गगनचुंबी कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक को संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर समास विग्रह होता है। जैसे कि गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी, तो इसमें कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द जो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द ये क्या है? तो अपशब्द जो होता है ये एक उपसर्ग है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अपशब्द बनाने वाले उपसर्ग अपयश, अपकीर्ति, अनुशासन, अपकार इत्यादि होते हैं। ठीक है, अफसोस में नहीं जा सका, इसमें अव्यय का प्रकार बताना है जो कि रेखांकित है अफसोस इसका। तो ये जो है किस प्रकार का जो है अव्यय है? तो ये शोक सूचक अव्यय है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, शोक सूचक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताना। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम शब्द की बात करेंगे तो कुक्कुर जो लिखा हुआ है यह तत्सम शब्द है, यानी कि बी पार्ट जो दिया गया है यह तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी सारे की देख लेते हैं। तो अभ्यंतर का तद्भव होता है भीतर, कुक्कुर का होता है तद्भव कुत्ता, कोकिल का होता है कोयल और लक्ष्य का होता है लाख। ठीक है, ये सारे तद्भव शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आलस जो लिखा है ये पार्ट में वो तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम है। उल्लास का तद्भव हुलास होता है, कुष्ठ का कोढ़ होता है, अंधकार का अंधेरा होता है तद्भव। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को इसमें से बताना है। तो दई शब्द जो है यह अर्ध तत्सम है। ठीक है, दई शब्द क्या है? अर्ध तत्सम है। अर्ध तत्सम क्या होता है? तो ये अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो कि प्राकृत भाषा बोलने वाले उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ ही रूप के हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि बक्ष, आज्ञा, मुंह, बस इत्यादि। जबकि रात्र क्या है? तत्सम शब्द है और बच्चा और कान क्या है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है विदेशी शब्द बताना है, कौन सा है इसमें से? तो ग्लास तो दिया गया है, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? देसी हैं। जैसे छाता, अचल, आश्चर्य सब देसी शब्द हैं। कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्दों की बात करेंगे तो स्त्री विदेशी है, कमीज, काजू, गमला,
नीलाम, पिस्तौल, मेज, तंबाकू, कैंची, कुली, वकील, वालपीन, चाबी, ये सब क्या हैं, विदेशी हैं। महत्वपूर्ण देसी शब्दों की बात करेंगे तो तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, कंठा, खखरा, कटोरा, ठुमरी, चषक, बगड़ी, लोटा, डोंगा, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण देसी शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से संज्ञा बताना है, कौन सा हो जाएगा। संज्ञा जो है कौन सा है, तो अनुशासन शब्द क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अनुशासन संज्ञा का विशेषण अनुशासित होता है, जबकि ये सब असमानी, नियमित, पाश्चात्य, ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें कौन सा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आप पर रेखांकित है तो कौन सा सर्वनाम हो जाता है, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द को पहचानना है। तो नैतिक शब्द जो है ये विशेषण है। ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो से विशेषण कहेंगे, तो इसमें नैतिक शब्द क्या है, विशेषण है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। अब ये जो धीरे धीरे दिया गया है ये कौन सा शब्द है, तो ये जो होता है ये क्रिया विशेषण शब्द होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, वो पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, इस दृष्टि से रेखांकित शब्द जो लेकिन है ये कौन सा शब्द है, तो ये जो है अव्यय है। आंसर इसका बी पार्ट होगा, अव्यय। रविवार है और वो घर पर ही रहेगा, इसमें रेखांकित शब्द को बताना है, यानी ही पार्ट जो ही लिया है ये रेखांकित है, और ये कौन सा जो है शब्द है, तो ये जो ही है ये निपात के अंतर्गत आता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। निपात क्या होता है, तो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल अथवा अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सब निपात शब्द हैं। ठीक है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची का क्या है, तो देखिए इसमें अगर देखेंगे तो रसाल शब्द जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता, बाकी व्योम, गगन, नभ इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, रसाल की अगर हम बात करेंगे तो ये आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आम्र, अमृत फल, सहकार, अत्र, सौरभ। ठीक है, अगला प्रश्न है, संतोष महाधन है, इसमें इसका विलोम बताना है संतोष का। ठीक है, संतोष का विलोम क्या होगा, संतोष का विलोम असंतोष हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, युग्म शब्द में कौन सी जोड़ी सही है इनमें से, तो न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान, अपमान, इनमें से देखा जाएगा तो अचल, अचला जो दिया गया ये सही जोड़ी है, बाकी सारे गलत हैं। क्यों है, तो अचल का अर्थ है स्थिर और अचला का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, और इसके बाद इसमें न्याय, अन्याय का मान, अपमान ये विलोम शब्द है, और धरा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, दूसरों को दूसरी की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए होता है हस्तक्षेप। ठीक है, क्या होता है, हस्तक्षेप। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आक्षेप मीन्स होता है व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना, दूरदर्शी में जो आगे की सोचता हो, उपकारी में उपकार करने वाला। मुंबई के निकट पूना है, तो इसमें के निकट का रेखांकित शब्द ये क्या है, तो ये जो है संबंध सूचक शब्द है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, संबंध सूचक शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसमें के लिए जो है कौन सा शब्द हो जाएगा, कड़ी, इसमें के लिए जो है रेखांकित शब्द है, और ये कौन सा शब्द है। ठीक है, विशेषण, परसर्ग, सर्वनाम या फिर संज्ञा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ये परसर्ग है के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, परसर्ग। परसर्ग वह अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप से अंत में लगकर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं। कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों और चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है, तो वचन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सखी, सखियाँ जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। ठीक है, सखी, सखियाँ इस टाइप का लिखा जाता है, इसमें सखियाँ जो है गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, तो उस वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, कर्मवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में से अब भविष्यत काल को पहचानना है, तो इसमें देखिए मैं कल घूमने जाऊंगी, सी पार्ट क्या लिखा है, ये भविष्य काल में लिखा हुआ है, आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गाय घास चरती है, समान वर्तमान में लिखा है। रोहन मुंबई गया था, पूर्ण वर्तमान भूतकाल है। माँ बच्चों को पढ़ा रही है, यह तात्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्यम पुरुष तू का सही से बहुवचन का होगा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन की बात करेंगे तो तुम लोग इसका हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, तुम लोग। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द अगर जुड़ते हैं तो उस वाक्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य या फिर सरल वाक्य या फिर विधान वाक्य,
तो उस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ये और शब्द जो लिखा है इसकी वजह से संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होता है, इस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो औरत वहाँ बैठी हो मेरी माँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मिश्र वाक्य हो गया। सरल वाक्य की बात करते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होते हैं उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन खेलता है, तो ये सरल वाक्य हो गया। विधान वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें किसी के बात होने का बोध हो और या विधिवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम खा चुके। अगला प्रश्न, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर इसका वाक्य का प्रकार बताना है। तो ये जो है कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये विधान वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर बात हुआ विधान वाक्य के बारे में। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश इसमें बताना है कौन सा है। तो जो तुमको लिखा हुआ यह अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए तुम्हें, यानी शुद्ध रूप से देखेंगे तो तुम्हें मुझे पढ़ाना, ये राइट आंसर हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, इसमें जो है रेखांकित चिन्ह को बताना है, क्या हो जाएगा, पहचानना है। ठीक है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम। तो मुझे बाहर जाना है, वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम का है। ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह इसमें प्रयुक्त होता है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे दिए गए शब्द रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है अधोरेखा चिन्ह। अधोरेख चिन्ह, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अधोरेख। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे रेखा खींची जाती है उसको अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, और कोष्टक चिन्हों का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ जानकारी बताने आदि के लिए किया जाता है। उसने तो मेरी आंखें ही खोल दी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसमें आंखें खोल दी जो लिखा हुआ है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ होता है भ्रम को दूर करना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका क्या सही अर्थ होगा, इसका सही अर्थ होता है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी ग्रहों आदि का स्थान जो है वाक्यों के लिए एक स्थान एक शब्द बताना, क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द होता है अंतरिक्ष। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है, तो पार्वती महेश्वरी ये सही रूप से है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली जो है नहीं बोली जाती, तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो जयपुरी नहीं बोली जाती, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। पूर्वी हिंदी बोलियां अगर देखेंगे तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, और राजस्थानी हिंदी बोलियों में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी आता है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, हरवाड़ी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आता है। ठीक है, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली आता है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं इनमें से, तो महाराष्ट्र जो है हिंदी भाषी राज्य नहीं है, यहाँ पे मराठी बोली अधिकतर बोली जाती है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास कौन है, रामचरित्र मानस के रचयिता हैं। ठीक है, तुलसीदास की अन्य रचनाओं में वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कप्तावली आदि आते हैं। ठीक है, सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लैली और सुरसारावली आता है। मीराबाई की रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद, मलार राग आता है। संत तुकाराम की रचना में अभंग भक्ति कप्ता है। हिंदी का एक अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए इसमें से, डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसका जो है हिंदी रूप से क्या हो जाएगा सही से, तो पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की सबसे बड़ी समस्या है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, इसके लिए सही अनुवाद बताना है, तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो गद्यांश से होगा, गद्यांश को पढ़िएगा। इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 4 भागों में बांटा गया है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल है 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक, और इसके बाद भक्ति काल आता है 1375 से 1700, फिर रीत काल आता है 1700 से लेकर 1900 तक, और आधुनिक काल है 1900 से लेकर 1984 तक। सूरदास के जीवन से काल के संत कवि कौन हैं, तो सूरदास जी जो है ये भक्ति काल के संत कवि हैं, आंसर इसका यह पार्ट हो जाएगा। आदिकाल के जो कवि उनका नाम है सरहपा, स्वयंभू, शालिभद्र, सूरी, देवसेन आदि जो है आदिकाल के कवि हैं। भक्तिकाल के कवियों में सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मीराबाई, कबीरदास आते हैं। रीतिकाल के कवियों में बिहारी, चिंतामणि,
मतीराम भूषण देव आदि आते हैं। आधुनिक काल के कवि में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो रामायणी जो है ये सूरदास की नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो है सूरदास की रचना है। रामायणी जो है वो साखी शबद रामायणी जो है ये कबीरदास की रचना है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? तो सूरदास के पदों में अगर देखा जाएगा तो भयानक रस नहीं पाया जाता, बाकी वात्सल रस, श्रृंगार रस, शांत रस, ये सब प्रधानता होता है सूरदास के रचनाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे अगर बात करेंगे तो ये जो है नाटक की है। ठीक है, ये नाटक है, एक आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और ये मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक विधा है। इनके अन्य नाटक की बात करेंगे तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों के तले जमीन, ये सब इनकी अन्य नाटक रचना है। जयद्रथ वध की रचना, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है किसने लिखा? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी अन्य रचनाओं में अगर हम देखें तो रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? इनमें से छायावादी रचनाकार की बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत होंगे, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं। अन्य छायावादी रचनाकारों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, नागार्जुन मुक्तबोध व त्रिलोचन शास्त्री, ये सब छायावादोत्तर काल के रचनाकार हैं। ठीक है, ये तीन, नागार्जुन, मुक्तबोध और त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अभी ऊपर हमने देखा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।